रोमन साम्राज्य। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है ताकत, जीत और इंजीनियरिंग के वो कमाल जो आज भी हैरान करते हैं। 5 सदियों तक उन्होंने पश्चिमी दुनिया पर राज किया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो ब्रिटेन से लेकर मिड ईस्ट तक फैला था। लेकिन सवाल यह है कि एक छोटा सा शहर राज्य आखिर पूरी दुनिया पर हावी कैसे हो गया। आज हमें भले ही लगे कि रोम का इतना शक्तिशाली बनना तो तय ही था, लेकिन सच ये नहीं है। असल में ये कहानी है एक बहुत छोटे से शहर राज्य की, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को जीत लिया। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। तो फिर उनकी ताकत का असली राज क्या था? क्या ये सिर्फ उनकी जबरदस्त फौजें थीं या कुछ और था, कुछ ऐसा जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। रोम की शक्ति की नींव जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर रखी गई थी। समंदर और उसके व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल किए बिना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो ही नहीं सकता था। तो रोम की कहानी असल में पानी पर महारत हासिल करने की कहानी है। पहली सदी ईस्वी तक रोम शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा शहर था, और इतने सारे लोगों का पेट हर रोज भरना ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और देखिए, ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये तो राजनीतिक अस्तित्व का सवाल था, क्योंकि भूखी जनता बगावत कर देती है। इसलिए किसी भी सम्राट के लिए सत्ता में बने रहने के लिए ये जरूरी था कि शहर को हर साल 15 से 30 करोड़ टन अनाज मिलता रहे। तो इस समस्या का समाधान था पोर्टिस। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना था जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। एक विशाल इंसानों का बनाया बंदरगाह जो साम्राज्य के लॉजिस्टिक्स का धड़कता हुआ दिल था। ये पूरा सिस्टम बहुत ही शानदार था। बड़े बड़े जहाज समंदर से आते, खासतौर पर बनाए गए बेसन में माल उतारते, जहां 100 से ज्यादा जहाज एक साथ खड़े हो सकते थे। फिर वहां से अनाज को छोटी नाव में भरा जाता और एक नहर के जरिए सीधे शहर के गोदामों तक पहुंचा दिया जाता। ये एक जबरदस्त सप्लाई चेन थी जिसने रोम को जिंदा रखा। अच्छा, तो लोगों का पेट तो भर गया, अब उनका मनोरंजन भी करना था। और यहीं से कहानी पहुंचती है कोलोसियम तक। ये वो जगह थी जहां सत्ता का असली प्रदर्शन होता था। इसे ही कहते थे ब्रेड एंड सर्कसेस, यानी रोटी और तमाशा। कोलोसियम के खेल सम्राटों के लिए जनता से जुड़ने और उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थे। वहां सम्राट सबको देख सकता था और सब सम्राट को देख सकते थे। और इन खेलों का सबसे बड़ा आकर्षण था 2 महान ग्लेडिएटर्स के बीच एक महामुकाबला, प्रिस्कस और वेरस। समझिए कि ये उस दौर की हैवीवेट चैंपियनशिप थी, और कवि मार्शल ने इसे अपनी आंखों से देखा था। जरा सोचिए, 50,000 दर्शकों की भीड़, सामने खुद सम्राट, और ये दोनों अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। आखिर किस लिए? क्या सिर्फ शोहरत के लिए या कुछ और था? दांव पर सब कुछ लगा था, मौत या फिर आजादी। जीतने वाले को मिलती रूडेस, एक मामूली सी लकड़ी की छड़ी, जो किसी भी ग्लैडिएटर के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि वो उसकी आजादी का सिंबल थी। इससे बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता था। वो लड़ाई एक ड्रॉ पर खत्म हुई। अब नियम तो ये था कि विजेता सिर्फ एक होगा, लेकिन सम्राट टाइटस ने सारे नियम तोड़ दिए और दोनों को विजेता घोषित कर दिया। ये अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन था कि जीवन, मृत्यु और आजादी सब पर उनका ही कंट्रोल है। मगर कोलोसियम हमेशा शाही ताकत का ऐसा शानदार प्रतीक नहीं रहा। वक्त के साथ ये शाही पतन और घमंड की निशानी भी बन गया। महान दार्शनिक राजा मार्कस ऑरेलियस के बेटे सम्राट कॉमोडस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने खुद एक ग्लैडिएटर के तौर पर लड़ने का फैसला किया। इसे रोम के सबसे बड़े पद का अपमान माना गया, क्योंकि ग्लैडिएटर्स को समाज में सबसे नीचा समझा जाता था। इस एक हरकत ने रोम की 2 सबसे बड़ी ताकतों, सम्राट और सेनेट, को आमने सामने खड़ा कर दिया। सेनेट यानी रोम के अमीर और शक्तिशाली लोग कॉमोडस के इस काम से शर्मिंदा थे। वहीं कॉमोडस इन खेलों का इस्तेमाल सीधे जनता से जुड़ने के लिए कर रहा था। और विडंबना देखिए, आखिर में कॉमोडस की हत्या सेनेट के कहने पर उसी के ग्लैडिएटर ट्रेनर ने कर दी। यह एक कड़वा सबक था कि परंपरा को तोड़ने के क्या अंजाम हो सकते हैं। अब कहानी साम्राज्य के आखिरी दौर में पहुंचती है, जब एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव हो रहा था। ये एक नए विश्वास के उदय का समय था।
ईसाई धर्म की भूमिका में आया ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। एक वक्त था जब ईसाइयों को कोलोसियम में शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, और सदियों बाद यही धर्म इतना ताकतवर हो गया कि एक ईसाई सम्राट ने टेलीमाकस नाम के एक भिक्षु की मौत से दुखी होकर खेलों की सदियों पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साम्राज्य का आखिरी पतन असल में उसकी अपनी ही विशाल ताकत और कामयाबी का नतीजा था। एक तरह से रोम अपनी ही कामयाबी का शिकार हो गया। साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया, जिससे एक बहुत गहरा संकट पैदा हो गया। रोम का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये कई चीजों का मिला-जुला असर था। कभी न खत्म होने वाले गृहयुद्ध, खराब अर्थव्यवस्था, बड़े पैमाने पर विद्रोह, बाहरी हमले और कमजोर बादशाहों की एक लंबी लिस्ट, इन सभी ने मिलकर साम्राज्य को तोड़ दिया। आखिर में रोम की कहानी कोई अनोखी नहीं है, बल्कि ये इतिहास के उस चक्र को ही दिखाती है जो हमेशा चलता रहता है। साम्राज्य बनते हैं और साम्राज्य बिखर जाते हैं, पर रोम की कहानी हमें ताकत, महत्वाकांक्षा और किसी भी सभ्यता के नाजुक होने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।